Good morning, class 12th. We are discussing techniques of scientific management. Till now, we have discussed functional foremanship, standardization and simplification of work, then method study, then motion study, and time study. We have discussed. Now, today, we will discuss fatigue study and differential piecewise system and one more technique. Okay. Now, fatigue. What is fatigue? Fatigue means tiredness from physical or mental work. So what Taylor suggested, that a person gets tired when he works continuously without a break. So he must be provided a rest interval in between. Okay. So he suggests to determine the amount of frequency and rest of intervals required in completing a task, so that it may be enable him to regain his lost stamina, and this will result in increased productivity. So what Taylor suggested, that when workers are performing job, they should be observed so as to note down the time when their efficiency level starts decreasing, and they can be given the rest intervals. Okay. Now next is differential piecewise system. Now in this system, what Taylor suggested, that such system should be evolved where the efficient and inefficient workers are paid at different rates. कि एक ऐसा सिस्टम इवॉल्व करना चाहिए जिसमें कि जो एफिशिएंट वर्कर हों और इनएफिशिएंट वर्कर हों उनको अलग अलग रेट से पेमेंट किया जाए. क्योंकि फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होते हैं, दे एक्ट एज मोटिवेटर्स. ओके. सो what he suggested, that first is standard task is established with the aid of time and motion study. पहले एक स्टैंडर्ड टास्क डिसाइड किया जाए, उसके बाद then 2 rates are established. उसके बाद 2 जो रेट्स हैं कि एफिशिएंट वर्कर के लिए डिफरेंट रेट एंड फॉर different rate for inefficient worker. So where the standard output is produced and lower when the standard is not met. जहाँ पे स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोड्यूस किया वहाँ पे तो स्टैंडर्ड कॉस्ट से उसको पेमेंट किया जाए, जहाँ पे स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोड्यूस नहीं किया वहाँ पे उससे लोअर रेट से उसको पेमेंट किया जाए. नाउ लेट अस हैव एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, स्टैंडर्ड टास्क इज 10 यूनिट्स. ओके, 10 यूनिट एक स्टैंडर्ड टास्क है एंड रेट्स आर 50 पर यूनिट फॉर प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट्स. ठीक है. एंड 40 पर फॉर प्रोड्यूसिंग लेस देन 10 यूनिट्स. अगर 10 यूनिट से कम बना रहा है तो उसको फिर 40 की रेट से पेमेंट होगा, और 50 की रेट से पेमेंट तब होगा जब वो 10 यूनिट या उससे ज़्यादा बना रहा है. अब सपोज़ जब ए वर्कर है वो प्रोड्यूस करता है 11 यूनिट्स, देन ही वुड गेट 550, बिकॉज 11 यूनिट्स बनाता है, उसको पेमेंट होता है 50 पर यूनिट से, तो 550 पेमेंट उससे मिलेगा. और वर्कर बी प्रोड्यूसेस 9 यूनिट्स ओनली, मीन्स 10 से जो स्टैंडर्ड टास्क है उससे एक कम, तो फिर यहाँ पे प्रोविज़न है कि उसको 40 पर यूनिट से उसको पेमेंट होगा. देन ही गेट्स 9 यूनिट्स इंटू 40 पर यूनिट्स, देन टोटल अमाउंट वुड बी 360 यूनिट्स. सो द टेलर सजेस्टेड दैट दिस डिफरेंस ऑफ ₹190 विल मोटिवेट बी टू परफॉर्म बेटर. ओके. So he advised to keep different rates for efficient and inefficient workers. Okay. Technique, that is mental revolution. So what Taylor suggested in this technique, that there should be a complete change in mental outlook and attitude of workers and management towards one another, because workers और managers दोनों ही एक दूसरे के सप्लीमेंट हैं, वो दोनों सप्लीमेंट्री हैं, वो दोनों के बिना काम नहीं चल सकता. अगर वर्कर्स ये सोचे कि सिर्फ और सिर्फ हम काम कर रहे हैं तभी काम हो रहा है, तो ऐसा नहीं है. ओके. बोथ आर नेसेसरी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द प्रोडक्शन, फॉर द completion of the job. So they should have a complete change in mental outlook towards each other. ये होना चाहिए वन अनदर फ्रॉम कॉपरेशन कंपटीशन टू कॉपरेशन. जो कंपटीशन की फीलिंग है उससे
कॉपरेशन वाली फीलिंग दोनों में आनी चाहिए. द मैनेजमेंट शुड क्रिएट अ प्लेजेंट वर्किंग कंडीशंस एंड वर्कर्स शुड वर्क विद डिवोशन एंड लॉयल्टी इंस्टेड ऑफ फाइटिंग ओवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स. दे मस्ट फोकस अटेंशन ऑन इंक्रीजिंग इट. मतलब उनको फोकस अटेंशन करना चाहिए कहाँ पे, प्रॉफिट इंक्रीज करने में, ना कि प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन पर फाइटिंग करने में. ओके, सो दिस इज द अनदर, सम पीपल कॉल इट एज separate technique, some people merge it into the second principle given by Taylor, that is harmony not discord. Okay, so now here our techniques ended. Now let us discuss some questions. Which technique of scientific management aims at elimination of superfluous varieties, sizes and dimensions of the product? जो बहुत ही ज़्यादा अननेसेसरी जो वैराइटीज़ हैं, साइज़ है और डायमेंशंस ऑफ प्रोडक्ट हैं, वो किस में रिड्यूस करने हैं, किस में एलिमिनेट करने के लिए टेलर ने सजेस्ट किया. सिंपल, वो सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क वेयर अननेसेसरी वैराइटीज साइजेस should be eliminate. Okay, next question is, name the technique of Taylor which is one of the strongest motivator for a worker to reach standard performance. तो जो फाइनेंशियल वो होगा तो उसमें क्या होगा, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, बिकॉज अ वर्कर इज गेट मोटिवेटेड ऑलवेज विद द फाइनेंशियल मोटिवेटर. और फाइनेंशियल मोटिवेटर कहाँ पे काम करता है, जहाँ पे कि एफिशिएंट और इनएफिशिएंट को डिफरेंस रेट से पेमेंट होता है. ओके, देन एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. डिवीजन ऑफ वर्क का एक्सटेंशन कहाँ पे है कि डिवीजन ऑफ वर्क को एक्सटेंड कर दिया. एंड स्पेशलाइजेशन के लिए इन्होंने सजेस्ट किया दैट वन वर्कर मे नॉट हैव द ऑल क्वालिटीज ऑफ अ गुड फॉरमैन. So he advised to appoint different means 8 foremen at different levels, and all those 8 foremen will give orders to one worker related to their particular fields. But अब ये सबसे बड़ा जो फंक्शनल फॉरमैनशिप, ये किसका जस्ट ऑपोजिट है, ये यूनिटी ऑफ कमांड दैट वाज गिवन बाय फेयोल इज टोटली ऑपोजिट ऑफ दिस कमांड. क्योंकि उसमें फेयोल ने तो सजेस्ट किया है दैट वन वर्कर शुड गेट कमांड फ्रॉम ओनली वन बॉस, और यहाँ पे तो एक वर्कर के 8 बॉस हो गए. तो ये जस्ट इसका ऑपोजिट है. ये भी कई बार पूछा जाता है. नाउ लेट अस एंड दिस चैप्टर विद दिस फेयोल वर्सेस टेलर. चिल्ड्रन, दिस क्वेश्चन ऑल्सो important because sometimes this is also asked in exams, that compare between Taylor and Fayol on the basis of, कोई भी 2 basis दे दिए जाएंगे, 3 दे दिए जाएंगे, इस तरह से एक क्वेश्चन हो जाएगा. तो let us have a look at all. So the basis of formation, टेलर ने इनको बनाया ऑब्जर्वेशन से, बट फेयोल का पर्सनल एक्सपीरियंस था क्योंकि वो एक एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बनाया. बट टेलर ने उसको माइन्यूटली एक एक एक्टिविटी को, वर्कर के एक एक टास्क को, एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया. ठीक है, तो फेयोल का जो बेसिस ऑफ फॉर्मेशन था वो पर्सनल एक्सपीरियंस था और टेलर का ऑब्जर्वेशन. देन फोकस, फेयोल फोकस करते हैं इम्प्रूवमेंट इन द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज ही हिमसेल्फ वॉज एन एडमिनिस्ट्रेटर. सो ही फोकस्ड ऑन इम्प्रूवमेंट इन overall administration, but Taylor focused on concentration on improving the productivity. He concentrated on improving the productivity. Then third difference is that applicability. Fayol's principles are universally applicable. हर जगह, हर फील्ड में, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में वो अप्लाई किए जा सकते हैं. बट टेलर्स प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल ओनली टू स्पेशलाइज्ड सिचुएशंस. ये हर जगह जहाँ पे मेनली प्रोडक्शन वर्क होता हो, जहाँ पे मेनली किसी न किसी चीज़ को प्रोड्यूस किया जाता है ना, प्रोडक्शन होता, वहीं पे ये अप्लाई हो सकते हैं. फैक्ट्री वर्कर्स, शॉप लेवल पे ही ये अप्लाई हो सकते हैं. देन पर्सपेक्टिव, इसका पर्सपेक्टिव है टॉप लेवल मैनेजमेंट. मींस इसमें जो 14 प्रिंसिपल्स हैं ये
टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए ये ज़्यादा यूज़फुल है, ओके। और ये जो हैं ये लोअर लेवल शॉप फ्लोर लेवल के लिए ये वाले जो प्रिंसिपल्स हैं ये ज़्यादा यूज़फुल हैं, बिकॉज ऑल दीज टेक्निक्स आर यूज़फुल फ्रॉम द वर्कर्स पॉइंट ऑफ व्यू. Then personality. Fayol was a practitioner and known as the father of general management. This I was telling right from the beginning. And Taylor was a scientist and known as father of scientific management. Okay, and then human element. Fayol has given more importance to human element, that is principle of equity and stability of tenure. Means उन्होंने ह्यूमन की फीलिंग्स को कोई ठेस नहीं लगनी चाहिए, ऐसा उन्होंने हर जगह बताया. उनके हर एक प्रिंसिपल में इसी बात का थोड़ा सा ध्यान रखा गया है. बट टेलर हैज़ गिवन मोर इम्पोर्टेंस अटैच टू इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन देन टू ह्यूमन एलिमेंट. और टेलर का जो ज़्यादा ह्यूमन एलिमेंट से भी ज़्यादा जो फोकस था वो प्रोडक्शन इंक्रीज करने पे था. सो हियर आर प्रिंसिपल्स एंड दिस चैप्टर ऑल्सो एंड्स. So I hope you would have got very well this chapter. Thank you children. Have a nice day. God bless you.